भारत के सरोगेसी कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया है। उसी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हजारों कपल्स को एक नई उम्मीद दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में साफ कहा है कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 में जो उम्र की सीमा दी गई है, एज बार तय की गई है, वो उन कपल्स पर, दंपतियों पर लागू नहीं होगी जिन्होंने यह प्रक्रिया कानून के आने से पहले शुरू की थी और जिनके एम्ब्रियोज यानी कि भ्रूण पहले ही फ्रीज किए जा चुके थे। यानी अगर आप अब 50 या 55 साल से ऊपर भी हैं और आपने पहले ही अपने एम्ब्रियोज फ्रीज करवा के रखे हुए हैं, तो आपकी पेरेंटहुड की उम्मीदें, राइट टू पेरेंटहुड, अभी भी जिंदा है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जब आपने अपना एम्ब्रियो फ्रीज कर दिया था, तभी से आपका सरोगेसी का हक स्थापित हो गया था। यह सिर्फ एक मेडिकल या फिर लीगल केस नहीं है, यह रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, रिप्रोडक्टिव राइट्स यानी कि प्रजनन संबंधी अधिकार, और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल लिबर्टी और इंसाफ की समानता की एक बहुत बड़ी जीत है। आइए इस पूरे फैसले को सरल शब्दों में समझते हैं, जिसमें कहा गया है कि क्या दलीलें हुई और इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। तो चलिए सबसे पहले मामले की पृष्ठभूमि को समझते हैं। जहां तक मामले की पृष्ठभूमि का सवाल है, केस का नाम है अरुण मुथुवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। अरुण मुथुवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारत संघ बनाम भारत संघ 2025, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस के वी विश्वनाथन शामिल थे। 3 कपल्स कोर्ट के सामने आए, 3 दंपत्ति कोर्ट के सामने आए थे। उनका कहना था कि उन्होंने 25 जनवरी 2022 को सरोगेसी रेगुलेशन अधिनियम के लागू होने से पहले ही सरोगेसी प्रक्रिया शुरू कर दी थी और अपने एम्ब्रियोज फ्रीज कर लिए थे, यानी कि भ्रूण फ्रीज कर लिए थे। लेकिन जब उन्होंने बाद में सरोगेसी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तो अधिकारियों ने उनका आवेदन यह कहकर खारिज कर दिया कि सरोगेसी एक्ट की धारा 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज सी एल के अनुसार महिला की उम्र जो है वो 23 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और पुरुष की जो उम्र है वो 26 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब ये कपल्स उस सीमा से ऊपर जा चुके थे, तो सवाल ये था कि क्या ये लोग सरोगेसी जारी रख सकते थे या फिर नया कानून के तहत उनके पेरेंट बनने के जो सपने थे, माता पिता बनने के जो सपने थे, वो खत्म हो चुके थे। अब बात करते हैं कि इस केस के अंदर जो कानूनी मुद्दे आए थे उनको समझते हैं। इस केस के अंदर जो मुख्यतः जो मूल सवाल था वो ये था कि क्या उम्र की सीमा यानी कि एज लिमिट वाली जो ये नया प्रावधान है, क्या वो पिछली तारीखों से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव उसका ऑपरेशन होगा, मतलब कि क्या कानून बनने से पहले वाले केसेस के ऊपर भी ये लागू होगा, यानी कि क्या ये उन पर भी लागू होगा जिन्होंने कानून बनने से पहले ही अपनी सरोगेसी की प्रक्रिया शुरू की थी। अगर हां, तो ये कपल्स सरोगेसी का हक खो चुके, और अगर नहीं तो उनके फ्रीज किए एम्ब्रियोज पहले से ही उनके कानूनी अधिकार का प्रतीक है, वेस्टेड राइट्स का प्रतीक है। इसलिए कोर्ट के सामने 2 मुख्य प्रश्न थे इस मामले के अंदर। पहला कि सरोगेसी की शुरुआत किस चरण से मानी जाएगी, और दूसरा क्या राज्य किसी व्यक्ति के रिप्रोडक्टिव चॉइस में दखल दे सकता है। क्या राज्य, स्टेट, किसी व्यक्ति के प्रजनन की जो चॉइस है उसमें दखल दे सकता है, उस पर बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं इस पर सर्वोच्च न्यायालय का इस केस के अंदर क्या अवलोकन था, क्या ऑब्जर्वेशन थी, उसको समझते हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने एक बेहद संवेदनशील और तार्किक व्याख्या दी है। उन्होंने कहा कि जो सरोगेसी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत तब से मानी जाएगी जब दंपत्ति के गैमेटीज यानी कि शुक्राणु और अंडाणु निकाल लिए गए हों और एम्ब्रियो फ्रीज कर दिया गया हो, इस इरादे से कि उसे सरोगेट मदर के गर्भ में स्थानांतरित बाद में कर दिया जाएगा। यानी जैसे ही एम्ब्रियो फ्रीज हुआ उसी क्षण सरोगेसी प्रक्रिया
कानूनी रूप से शुरू हो गई। ये जस्टिस बीवी नागरत्ना का कहना था इस मामले में। इसके बाद कपल्स को खुद कुछ नहीं करना होता, आगे का जो स्टेप है वो सरोगेट मदर से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर एम्ब्रियो कानून आने के पहले यानी कि सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के आने से पहले फ्रीज किए गए थे तो कपल का सरोगेसी का हक पहले से ही स्थापित हो चुका है। इसलिए एज बार को पीछे की तारीख से लागू नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं इस मामले में केंद्र सरकार की क्या दलीलें थी और उस पर कोर्ट का क्या जवाब था। भारत सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी इस मामले के अंदर पेश हुई और उन्होंने कहा कि उम्र की जो सीमा है वो बायोलॉजिकल कारणों पर आधारित है और उसके साथ साथ ये भी कहा कि उम्र बढ़ने से गैमेटीज यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और बुजुर्ग माता पिता लंबे समय तक बच्चे की परवरिश नहीं कर पाएंगे, ऐसा सरकार का पक्ष था। लेकिन जस्टिस नागरत्ना ने बहुत प्रभावशाली ढंग से इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रूप से बच्चा पैदा करने या फिर गोद लेने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। देखिएगा ध्यान से, जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट दी है कि प्राकृतिक रूप से नेचुरल तरीके से जब बच्चे पैदा करने की कोई उम्र नहीं है या गोद लेने की कोई सीमा नहीं है, तो जब कानूनन किसी को 60 की उम्र में हम बच्चा पैदा करने से नहीं रोक सकते तो सरोगेसी पर क्यों रोक लगा रहे हो। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो आयु प्रत्याशा है यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहले की तुलना में बढ़ी है और इस कानून का मकसद था व्यापारिक सरोगेसी को नियंत्रित करना, न कि बच्चे और ईमानदार दंपतियों को रोकना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या सरकार को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि कौन बहुत बूढ़ा है एक माता बनने के लिए, एक पिता बनने के लिए, या ये फैसला हमें जो दंपत्ति है उस पर और डॉक्टर पर छोड़ देना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा जरूर। अब बात करते हैं इस केस के अंदर मुख्य कानूनी सिद्धांत क्या थे, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। यह फैसला दो बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स यानी के संवैधानिक सिद्धांतों पर आधारित है। प्रजनन स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जो अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा का हिस्सा है। किसी व्यक्ति की रिप्रोडक्टिव चॉइस पर राज्य का मनमाना नियंत्रण नहीं हो सकता। और दूसरा अप्रतिगामी प्रभाव यानी कि नॉन रेट्रोस्पेक्टिविटी ऑफ द लॉ। कोई भी नया कानून पहले से स्थापित अधिकार यानी कि वेस्टेड राइट को खत्म नहीं कर सकता। जब कपल्स ने एम्ब्रियो फ्रीज किए थे तो उन्होंने अपने हक को पहले ही प्रयोग कर लिया था। कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह भी कहा कि जो दंपत्ति है उनकी जो पेरेंटिंग क्षमता है, पेरेंटिंग कैपेबिलिटी है, यह तय करने का अधिकार नहीं हो सकती कि उन्हें बच्चा होने का अधिकार है या नहीं है। राज्य यह तय नहीं कर सकता कि कौन योग्य माता पिता है। ये जो बयान है सर्वोच्च न्यायालय का, ये पूरे फैसले की आत्मा है, आप ध्यान रखिएगा, जो मानवीय गरिमा को कानून से ऊपर रखता है, जो ह्यूमन डिग्निटी को लॉ से ऊपर रखता है। अब बात करते हैं आगे स्पष्टीकरण की और दायरे की। इस फैसले का क्या दायरा है उसको भी समझना जरूरी है। यहां पर इस फैसले के अंदर कोर्ट ने बिल्कुल साफ किया कि यह फैसला सभी पर लागू नहीं होगा। यह केवल उन कपल्स के लिए है जिन्होंने सरोगेसी की प्रक्रिया 25 जनवरी 2022 से पहले शुरू की थी और एम्ब्रियोज अपने पहले ही फ्रीज कर लिए थे। बाकी मामलों में उम्र की सीमा अब भी लागू होगी। अगर कोई और कपल इसी स्थिति में है तो वे अपने क्षेत्रीय हाईकोर्ट यानी कि जुरिस्डिक्शनल हाईकोर्ट में जाकर राहत ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने आने की जरूरत नहीं है। फैसला दिखाइए, आपको अपने पक्ष में फैसला मिल जाएगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। और अब इस फैसले के असर पर बात करते हैं, उसके विश्लेषण को समझते हैं। यह फैसला न सिर्फ कानून की जीत है बल्कि मानवता और संवेदनशीलता की भी जीत है। यह फैसला कानून के साथ साथ संवेदनशीलता की भी जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर यह साफ साफ दिखाया है कि कानून और विज्ञान को साथ चलना चाहिए और कि इंसानी सपने जो हैं, ह्यूमन ड्रीम्स जो हैं, वो किसी कानून की उम्र सीमा से सीमित नहीं किए जा सकते। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। लॉ सर्व्स इंडिविजुअल्स विद एम्पैथी एंड बैलेंस। यह फैसला कानून की जीत नहीं है, संवेदनशीलता की भी जीत है। जस्टिस नागरत्ना ने
फिर एक बार दिखाया कि न्याय सिर्फ नियमों से नहीं बल्कि सहानुभूति और विवेक से मिलता है। इस फैसले ने यह सुनिश्चित किया है कि राज्य की भूमिका नियमन की है, रेगुलेटरी है, प्रतिबंध लगाने की नहीं है। और अंत में हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि जो ये फैसला है मातृत्व के लिए एक अच्छा फैसला है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या भारत में सरोगेसी के लिए उम्र की सीमा रहनी चाहिए या फिर यह फैसला केवल मेडिकल फिटनेस और व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित होना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और समझने में आसान लगा तो लाइक करिएगा। सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक करके शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, जहां आपको सुप्रीम कोर्ट के मेजर जजमेंट्स और लीगल अपडेट्स का बिल्कुल सरल और सटीक विश्लेषण मिलता है। क्योंकि कानून सिर्फ नियमों की बात नहीं करता, वो अधिकार, इंसानियत और उम्मीदों की कहानी भी कहता है। अगर आप न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप दून लॉ मेंटर को इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर सीधा इस बार कोड को स्कैन करके भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।